प्रभातम विद्यार्थियों, हमने वर्ण विचार प्रकरण के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण होते हैं इनके बारे में पढ़ा। संस्कृत वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहले हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं और कितने होते हैं और किस किस प्रकार के व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में प्रयुक्त होते हैं। व्यंजनानि संस्कृते 33 व्यंजनानि सन्ति। संस्कृते 33 व्यंजनानि सन्ति। संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। 33 व्यंजनानाम् उच्चारणं स्वराणां सहायतया भवति। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से। हमने स्वरों को पढ़ते समय पढ़ा था कि स्वरों के उच्चारण के लिए किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़ती है। व्यंजनानाम् उच्चारणे अर्धमात्राया काल प्रयुज्यते। व्यंजनों के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है। व्यंजनों के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है और जब उसमें कोई स्वर मिल जाता है तो वह उसकी पूरी मात्रा बन जाती है। आधी मात्रा का हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वो हमारे मुख से बाहर नहीं निकल पाता है वो ध्वनि, इसलिए बिना स्वर के जो है व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अस्मिन् व्यंजने स्वरस्य योगेन भवति तस्मिन् हलन्तस्य चिह्न प्रयुज्यते। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है उसमें हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। हलंत का चिन्ह कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। हलंत का चिन्ह जैसे इस तरह से हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क एक व्यंजन है, मान लीजिए क एक व्यंजन है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका हलंत लगने का मतलब क्या है कि ये आधी मात्रा का व्यंजन है, इसमें अभी हमने स्वर नहीं जोड़ा है। जब हम इसमें स्वर जोड़ देंगे तो इसकी मात्रा पूरी हो जाएगी और इसमें से हलंत का चिन्ह हट जाएगा और तभी हम इसका उच्चारण कर पाएंगे, अन्यथा हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला के जो व्यंजन हैं उनको 3 प्रकार के व्यंजनों में विभक्त किया गया है। स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण। पहले हम स्पर्श वर्ण देखते हैं कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं और कितने हैं। स्पर्श वर्ण की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। ये इन 25 वर्णों में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? पहला है के, खे, गे, घे, णे। के, खे, गे, घे, णे सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। आप देखेंगे सबके नीचे ये के नीचे हलंत लगा हुआ है, खे के नीचे हलंत है, गे, घे, णे। ये कवर्ग कहलाता है। कौन सा वर्ग कहलाता है? के वर्ग। के वर्ग में कितने वर्ण है? ये कुल 1 2 3 4 5 वर्ण है। इसी प्रकार चे, छे, जे, झे, ये। चे, छे, जे, झे, ये भी 5 वर्ण हैं। इसको हम चवर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं? चवर्ग। इसी प्रकार टवर्ग में क, खे, गे, ढे और णे, ये भी 5 ही वर्ण हैं और ये टवर्ग हो गया आपका। फिर इसके बाद तवर्ग। तवर्ग में ते, थे, दे, धे, ने, ये भी 5 ही वर्ण हैं और ये तवर्ग आपका हो गया। इसके बाद है पवर्ग। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण आते हैं और पवर्ग बनता है। इस प्रकार ये कुल कितने वर्ग हो गए? कुल कितने वर्ग हो गए? ये 1 2 3 4 5
5 वर्ग हो गए, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 ही वर्ण हैं। तो कुल 5 × 5 बराबर 25 वर्ण हो गए। ये 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ गए? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 25। अब आगे हम चलते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। ये, रे, ले, वे, ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। कितने हैं? 4। ये, रे, ले और वे। इसके बाद है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 ही होती है। श, श, से, है। श, श, से, है। ये 4 वर्ण हैं। इस प्रकार कुल कितने वर्ण हो गए? 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, कुल 33 व्यंजन हुए। अब इनके अलावा कुछ विशेष संयुक्त व्यंजन भी संस्कृत वर्णमाला में हम प्रयुक्त करते हैं। ये संयुक्त वर्ण रे के संयोग से बनते हैं। रे जो होता है रकार, रे रस्सी वाला, उसके संयोग से ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में हम प्रयुक्त करते हैं। पहला है क्ष, जिसे हम क्ष क्षत्रिय कहते हैं। क्ष क्षत्रिय का निर्माण क और श के मिलने से होता है। किस किस के मिलने से होता है? के हलंत प्लस श हलंत बराबर क्ष क्षत्रिय। क्या है? क्षय। आगे बात समझ में। दूसरा है आपके त्रय, जिसको हम त्रिसूर बोलते हैं। त्रय को दिखाने के लिए किसका वो करते हैं हम? त्रिशूल। त्रिशूल का जो है नाम लेते हैं। त्रय, ये त्रय है। त्रय का निर्माण ते प्लस रे के मिलने से त्रय बनता है। इसके बाद है गे, जिसको ज्ञानी हम कहते हैं। यद्यपि ये उच्चारण गे लोक में प्रचलित है, वास्तव में इसका उच्चारण गे नहीं होकर के और जय होता है। क्या होता है? जय, क्योंकि ये जय और य से मिलकर के बनता है। जैसे कोई भी शब्द जब हम लिखते हैं, जैसे इसको हम ज्ञान पढ़ते हैं, जबकि वास्तव में ज्ञान नहीं होकर के क्या है? ज्ञान। इसी प्रकार विज्ञान, ये इसका शुद्ध उच्चारण है, लेकिन वर्तमान में लोक में इसका उच्चारण ज्ञ रूप में ही प्रचलित हो गया है, इसलिए हम इसका उच्चारण ज्ञ रूप में करने लग गए। लेकिन वास्तव में इसका उच्चारण जय ही होता है, और इसका वास्तविक उच्चारण जो शुद्ध उच्चारण है वो है ज्ञान। अगला चौथा वर्ण है श्रेय। श्रेय का निर्माण श सलजम वाले श और रे से मिलकर के होता है। श से और रे से मिलकर के श्रेय का निर्माण होता है। इस प्रकार ये 4 संयुक्त व्यंजन रे के मिलने से बनते हैं। इनके अलावा रे के या श के कई प्रकार से मिलकर के बनते हैं। अब केवल हम रे की और विशेषता देखते हैं कि रे जो है अन्य वर्णों के साथ मिलकर के और किस प्रकार से संयुक्त होता है और कितने प्रकार के व्यंजन बनाता है। रे अन्य वर्णों के साथ 3 प्रकार से संयुक्त होता है, 3 प्रकार से मिलता है और किस प्रकार से वर्णों की उत्पत्ति करता है। पहला हम देखते हैं। पहला आप देख रहे हैं, एक चिन्ह दिया हुआ है इस तरह से। ये हलंत का उल्टा चिन्ह है। हलंत कैसे लगता है? हलंत तो ऐसे लगता है, और ये कैसे लगा है? इधर की तरफ लगा हुआ है ना। तो जब ये चिन्ह लगता है तो किस प्रकार से लगता है? जैसे पे में जब हम इस चिन्ह को लगाएंगे तो प्रे, अर्थात जिस वर्ण में ये लगता है उस वर्ण के साथ ही इसका उच्चारण होता है। के में यदि हम लगाएंगे तो क्या होगा? क्रय।
में यदि हम लगाएंगे तो क्या होगा? म्रय। भे में यदि हम लगाएंगे तो क्या होगा? भ्रय। इस प्रकार इसका उच्चारण होता है। तो ये चिन्ह है, अर्थात दूसरे वर्ण के साथ उच्चरित होने पर, जैसे प्रे, त्रे, म्रे, क्रे। तो इसकी विशेषता क्या है चिन्ह की? कि ये दूसरे वर्ण के साथ ही उच्चरित होता है, पहले या पीछे उच्चरित नहीं होता है। दूसरा चिन्ह है, दूसरा चिन्ह आप देख रहे हैं, इस तरह का चिन्ह है। यह चिन्ह क वर्ग के वर्णों के साथ ही लगता है, सभी के साथ नहीं लगता है, केवल क वर्ग के वर्णों के साथ ही लगता है। जैसे जब हम इसको लगाते हैं, क के नीचे जब हम लगाएंगे तो क्या बन गया? क्रक। ग के नीचे जब हम लगाएंगे तो क्या बन गया? ग्रम। ठीक है, इसी प्रकार ढ के नीचे भी ये लगता है। तो इस प्रकार ये चिन्ह बनता है और उच्चरित होता है। ट वर्ग के साथ रे का संयोग होने पर जैसे ख्रे, ग्रे, घे आदि रूप बनते हैं। अब इसका तीसरा रूप है रे का, जिसे हम रकार या रर्रा कहते हैं। रर्रा इस तरह से ऊपर लगता है। और अब इसके उच्चारण में क्या है? जैसे हमने ऊपर के दो उदाहरण देखे रे के, वो तो दोनों ही वर्ण के साथ ही उच्चरित होते हैं, लेकिन ये जो रर्रा है, इसका उच्चारण जिस वर्ण पर ये लगा होता है उस वर्ण से पहले इसका उच्चारण होता है। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, शर्म। शर्म में रर्रा में के ऊपर लगा हुआ है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो मैं से पहले करेंगे। जैसे शर्म, क्या होगा? शर्म। रे का उच्चारण पहले होगा, मैं का उच्चारण बाद में होगा। यानी कि जिस वर्ण के ऊपर ये लगा हुआ है उससे पहले, उस वर्ण से पहले इस रकार का उच्चारण होता है। और भी कई उदाहरण हैं इसमें, मैंने लिख रखे हैं। जैसे अर्थात। अर्थात में आप देखोगे थे के ऊपर रकार लगा हुआ है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो थे से पहले रे बोलेगा, अर्थात। अर्थात। गर्व। गर्व में वे के ऊपर लगा हुआ है, गे रे वे, गर्व। क्या उच्चारण होगा? गर्व। तो वैसे पहले होगा सर्प, गर्म, फर, सर। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। आज हम व्यंजन में इतना ही पढ़ेंगे। कल अयोगवाह और आपको मात्रा ज्ञान बताएंगे। और यदि समय बचा तो कल हम आपको माहेश्वर सूत्र भी समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। खुश रहें आप।